Good morning students. In this video we will discuss about activity and activity coefficient. देखिए आरेनियस ने यह बताया था कि एक मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसका डिसोसिएशन हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं AB इक्विलिब्रियम A++ B-। इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं K = concentration of product upon concentration of reactant, concentration of A+, concentration of B- upon concentration of AB, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट A++ B- आयन है तथा रिएक्टेंट AB कंपाउंड या मॉलिक्यूल है। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार जितनी भी राशियाँ होती हैं वो उनका सक्रिय द्रव्यमान स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और वह मोलर सांद्रताओं के समान व्यक्त होता है। अतः जब भी हम कोई प्रैक्टिकल वर्क करते हैं उसमें सक्रिय द्रव्यमान को मोलर सांद्रता में ही एक्सप्रेस कर दिया जाता है। अतः हम K को किस प्रकार से लिख सकते हैं, सक्रिय द्रव्यमान को हम अब कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे A का सक्रिय द्रव्यमान है, यहाँ पे A की कंसंट्रेशन है, यहाँ सक्रिय द्रव्यमान B का है, B- का है यहाँ पे कंसंट्रेशन B- की है, अपॉन यहाँ पे AB का सक्रिय द्रव्यमान है और यहाँ पे अपॉन AB का कंसंट्रेशन है। इस तरीके से हम इस डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ Ca+ CB- तथा CAB क्रमशः A+B- तथा AB की मोलर कंसंट्रेशंस ही है। यह पाया गया है कि समीकरण 10 ये जो इक्वेशन है इससे जो K का मान हमें प्राप्त होता है वह कांस्टेंट नहीं आता, बल्कि जैसे जैसे किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती है K की वैल्यू में थोड़ी बहुत वृद्धि या इंक्रीमेंट होता जाता है। K की वैल्यूज़ में वृद्धि का मुख्य कारण धनायनों एवं ऋणायनों के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। ये जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस है उसके कारण इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन इस तरीके से बिहेव करने लग जाता है कि सांद्रता जो है वो वास्तविक सांद्रता से फिर कम नज़र आती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पूर्णतः आयनित तो हमेशा रहते हैं, हर एक कंडीशन में रहते हैं, लेकिन ये समस्त आयन इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण विचरण करने के लिए तथा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने के लिए ले जाने के लिए यह स्वतंत्र नहीं होते हैं। आयन्स के उस अंश को हम सक्रिय आयन कहते हैं जो स्वतंत्र विचरण कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने में समर्थ होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का हम एक्सेसिव कंसंट्रेशन उसकी वास्तविक सांद्रता से कम होती है। लुईस के इस प्रभावी सांद्रता के लिए अब सक्रियता पद का यूज़ किया जाता है। सक्रिय आयनों की सांद्रता को बताने वाले पद को हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी या सक्रियता कहते हैं। यानी कंसंट्रेशन को अब एक्टिविटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और हम ऊपर दिए गए इक्वेशन 10 वाले फॉर्मूले में कंसंट्रेशन की जगह एक्टिविटी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, K = एक्टिविटी ऑफ A+ मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी ऑफ B- अपॉन एक्टिविटी ऑफ AB। एक्टिविटी का उपयोग करते हुए इस प्रकार से हम K के वैल्यूज़ जो ज्ञात करते हैं वो बिल्कुल स्थिर आती हैं हर एक टेम्परेचर पर। इसीलिए सक्रियता तथा वास्तविक सांद्रता के बीच संबंध को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्टिविटी = F × C। यहाँ पे F एक कांस्टेंट होता है जिसे एक्टिविटी कोएफिशिएंट कहते हैं। एक्टिविटी कोएफिशिएंट = आ जाएगा A/C। अतः हम एक्टिविटी कोएफिशिएंट प्रभावी सक्रियता एवं वास्तविक सक्रियता का अनुपात होता है। यदि सांद्रता को यहाँ पे मोललता में रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट F है इसको गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी यह मोललता होते ही F को चेंज कर दिया जाता है, F के लिए दूसरा सिंबल यूज़ किया जाता है और गामा = A/m हो जाएगा। इसी प्रकार किसी आयन की एक्टिविटी में निम्न संबंध होते हैं, एक्टिविटी ऑफ कैटायन = एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ कैटायन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन। इसी तरीके से A एक्टिविटी ऑफ एनायन = एक्टिविटी कोएफिशिएंट
ऑफ एनायन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनायन हो सकता है। इसको मोललता की फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक्टिविटी ऑफ केटायन इक्वल्स टू मोलैलिटी ऑफ केटायन इनटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ केटायन। इसी तरीके से एनायन के लिए हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो अब के जो इक्वेशन 11 थी उसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक्टिविटी की जगह अपन एक्टिविटी की यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्टिविटी ऑफ केटायन की जगह यहाँ से हमने ये फॉर्मूला उठा लिया, एक्टिविटी ऑफ एनायन की जगह यहाँ से हमने ये फॉर्मूला उठा लिया, और अपॉन CAB कंसंट्रेशन ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ AB, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे जैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है, कैटायंस और एनायंस के बीच जो इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो कम होते जाते हैं, तो F की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ती जाती है, धीरे धीरे यह वैल्यू 1 हो जाती है। इसी प्रकार A का मान भी C के निकट हो जाता है और वह एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लग जाता है। और जब सॉल्यूशन की डाइल्यूशन अनंत हो जाती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है, तो F की वैल्यू 1 के बहुत ज़्यादा पास आ जाती है और A की वैल्यू यानी एक्टिविटी कंसंट्रेशन के लगभग इक्वल ही हो जाती है। अतः हम ये भी मान सकते हैं कि F एंड गामा एक्टिविटी कोएफिशिएंट है, दोनों ये समान होते हैं, 1 होती है इनकी वैल्यू। F और गामा के वास्तव में कोई मात्रक नहीं है और कंसंट्रेट सॉल्यूशंस के लिए F की वैल्यू या गामा की वैल्यू 1 नहीं होती है, 1 से बहुत दूर होती है। अतः वास्तविक सांद्रता व प्रभावी सांद्रता में अंतर अधिक हो जाता है। ये कंसंट्रेट सॉल्यूशंस के लिए है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए गामा और F की वैल्यू 1 के बहुत ही निकट होती है, अत्यंत निकट होती है। अब अपन बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। देखिए, प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे बनते हैं जब भी किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में घोला जाता है। अब किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सॉल्वेंट की कितनी मात्रा में सोल्यूट की कितनी मात्रा घुली हुई है। अगर सॉल्वेंट की मात्रा अत्यधिक है और सोल्यूट की मात्रा बहुत ही कम है तो उस सॉल्यूशन को हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ हम ऐसे सोल्यूट की बात कर रहे हैं जो सॉलिड है और ऐसे सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं जो लिक्विड स्टेट में है। इसी प्रकार हम गैसों का जब अध्ययन करते हैं तो उनमें आदर्श गैस कॉन्सेप्ट, आइडियल गैस कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। उसी तरीके से सॉल्यूशंस के लिए भी हम एक आइडियल सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब भी कोई सॉल्यूशन बहुत अधिक तनु होता है, डाइल्यूट होता है, तो वह एक आइडियल सॉल्यूशन की श्रेणी में आता है और उस सॉल्यूशन के लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा का जो अनुपात होता है वो लगभग 0 होता है। जब किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ ऊष्मीय परिवर्तन होते रहते हैं। उसको और भी अधिक डाइल्यूट करने पर एक अवस्था ऐसी आती है जबकि उसमें और अधिक सॉल्वेंट मिलाने पर उसमें थर्मल चेंजेस नहीं होते हैं। उस सॉल्यूशन को ही हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। कोई सॉल्यूशन जब प्रत्येक ताप व प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट लॉ का पालन करता है वही एक आइडियल सॉल्यूशन होता है। आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जिसको और अधिक डाइल्यूट करने पर उसमें कोई ऊष्मीय परिवर्तन, थर्मल चेंजेस, यानी कि ना तो हीट का इवेल्युएशन हो और ना ही हीट का इंसर्शन हो, तो ऐसे सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाते हैं और वो साथ ही राउल्ट्स लॉ को भी ओबे करते हैं। थैंक यू।